अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ हकीकत पे मबनी इश्क के हाथों मजबूर रूह की हकीकत जो अपने महबूब के लिए सरगर्दा थी। जिनज़ादी का प्यार। मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं नॉर्थ नाज़ाबाद कराची का रिहायशी हूँ। ये मेरी कहानी है जो कि ज़्यादातर हकीकत पे मबनी है। ये इन दिनों की बात है जब मेरी उम्र तकरीबन 12-13 साल की होगी। हम लोग मॉडल कॉलोनी में रहते थे और मैं मलिर कैंट के एक गवर्नमेंट स्कूल में छठी क्लास का तालिब इल्म था। चूँकि मेरे वालिद साहब रेलवे के महकमे से वाबस्ता थे, इसलिए उनको पास मिलता था और हम लोग बच्चे लोकल ट्रेन के ज़रिए स्कूल आते जाते थे और गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादातर तेज़गाम के ज़रिए पंजाब घूमने जाते थे। बहरहाल एक मर्तबा हम लोग यानी अपनी पूरी फैमिली के साथ सैर व तफरीह के लिए पंजाब जा रहे थे। एसी स्लीपर की पूरी बोगी बुक थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ भाग रही थी। रात का वक्त था। अम्मी और छोटे बहन भाई सब बेखबर सो रहे थे। मैं ऊपर की बर्थ पे लेटा बच्चों की एक मैगज़ीन का मुताला कर रहा था कि इससे मेरी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली हुई कि पूरे 30 साल की उम्र तक इस तब्दीली ने मुझे परेशान रखा और साथ में घर वालों को भी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई चुपके चुपके मेरे कान में सरगोशी कर रहा है। वो आवाज़ इतनी मीठी थी और किसी लड़की की आवाज़ थी। मैं इस आवाज़ के शहर में गुम हो गया जो कि साफ तौर पे सुन सकता था। वो कह रही थी कि तुम सिर्फ मेरे हो, और ये अल्फाज बार बार दोहराए जा रहा था कि अचानक मेरी अम्मी ने आवाज़ दी और मैं इस शहर से बाहर आ गया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम अगर नहीं सो रहे हो तो नीचे आ जाओ, मैं ऊपर जाके थोड़ी देर आराम कर लूँ। मैं नीचे आ गया और अम्मी ऊपर बर्थ पे जाके सो गई। मैं खिड़की वाली साइड पे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर वही तकरार, वही आवाज़। अब मैंने बड़ी हिम्मत करके आहिस्ते से सवाल किया, तुम कौन हो और सामने क्यों नहीं आते? कि अचानक एक साया मेरे सामने से गुजर कर तेज़ी के साथ आगे निकल गया और बंद दरवाजे में गायब हो गया। और फिर दोबारा मेरे कान में आवाज़ आई कि कराची में मुलाकात होगी, और फिर मैं भी नींद के आगोश में चला गया। जब हम लोग घूम फिर कर तकरीबन 15 दिन के बाद वापस कराची आ रहे थे तो ट्रेन में फिर इसी आवाज़ ने मुझसे सरगोशी की कि बहुत जल्द मुलाकात होगी, और फिर खामोशी। फिर हम भाई बहन एक दूसरे से मजाक करते रहे और ये बात भी मेरे जहन से निकल गई। बहरहाल कराची अपने घर पहुंचकर वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद स्कूल भी खुल गया और फिर मैं भी हर बात भूल कर पढ़ाई की तरफ लग गया। एक दिन अचानक स्कूल से वापसी पे लोकल ट्रेन में मेरे बराबर में एक लड़की आके बैठ गई, जबकि इससे पहले मेरी बहन मेरे पास बैठी थी। मैं घबरा गया और मैं चिल्लाने लगा कि मेरी बहन कहाँ गई। तमाम लोग हैरानी से मुझे देखने लगे। मेरी बहन ने कहा, क्या हुआ भाई? मैं तो यहाँ पर हूँ। मेरी कुछ समझ नहीं आया। मैं खामोश हो गया। हम लोग घर आ गए, खाना वगैरह खा के सो गए। हम लोगों के घर के अंदर एक बहुत बड़ा बाग बना हुआ था जिसमें इमली, पीपल, आम के बड़े बड़े दरख्त थे और तकरीबन 500 गज पे बाग बना हुआ था। क्योंकि घर बहुत बड़ा था और हम लोग भी बहुत ज़्यादा थे, यानी 12 बहन भाई और अम्मी अब्बू, कुल मिला के 14 अफराद पर मुश्तमिल हमारी फैमिली थी। रात के तकरीबन 2 बजे के करीब मेरी अचानक आँख खुल गई और मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर पे मौजूद है। मैं घबरा गया और उठने की कोशिश करने लगा, मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे बदन में जान ही नहीं है। फिर वही आवाज़ आई, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पीपल के दरख्त के पास आ जाओ। ना जाने मुझे क्या हो गया। मैं खामोशी से अपने कमरे से निकल के पीपल के दरख्त के पास चला गया। हालांकि मैं इतना बाहिम्मत भी नहीं था। मैं अपने पूरे वजूद से कांप रहा था कि अचानक एक खूबसूरत लड़की नमूदार हुई और इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं ऐसे नॉर्मल हो गया जैसे कोई बात ना हो। फिर इसने कहा, आओ हम लोग ऊपर चल के बातें करते हैं। और देखते ही देखते हम लोग पीपल के दरख्त पे सबसे ऊपर की शाख पे जाके इस तरह बैठ गए जैसे कोई कुर्सी या सोफ़े पर बैठा हो। इसने कहा कि आज से हम लोग दोस्त हैं,
तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी हर ज़रूरत मैं पूरी कर लूँगी और तुम्हारे घर वालों को भी पता नहीं चलेगा। ना जाने हम कब तक बातें करते रहे और क्या बातें की ये भी मेरे जहन से निकल गया। सुबह मैं अपने बिस्तर पे था, फिर तो रोज़ का मामूल हो गया। मैं पढ़ाई में और खेल कूद में सबसे आगे आ गया, यहाँ तक कि स्कूल में अपनी जमात का मॉनिटर हो गया। स्कूल के सालाना खेल के मैदान में अव्वल इनाम लेने लगा। हालांकि मैं पढ़ाई और खेल कूद में इतना माहिर भी नहीं था। बहरहाल मेरे घर वाले खुश थे कि मैं पढ़ाई और खेल कूद में सबसे आगे था। वक्त गुजरता रहा और हमारी मुलाकात पीपल के दरख्त पर मुसलसल हो रही थी और घर वालों को भनक भी नहीं हो रही थी। अब मेरा खौफ भी दूर हो गया था और मैं रात का बेचैनी से इंतज़ार करता रहता था। उसने कहा कि सरफराज, मैं तुम्हें ऐसा मकाम पर ले जाऊंगी कि तुम्हारे घर वाले और पूरे मोहल्ले वाले परेशान हो जाएंगे और तुम सबकी नज़र में हीरो बन जाओगे, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो। मगर तुम्हें एक वादा करना होगा कि मुझसे कभी अलग नहीं होगे। मैंने वादा कर लिया। अब हम इसी तरह मिलते थे कि रात के वक्त पीपल के दरख्त की सबसे ऊपर शाख पर हमारा ठिकाना था। एक तवील मुलाकात के बाद इसने अपना नाम नाइला बताया। अब मैं और नाइला इस तरह मिलते जैसे दो इंसान हो। मैं ये बात भूल ही गया कि वो एक जिनज़ादी थी और ये भी ख़तरनाक खेल था। ये आग और पानी का खेल नहीं, बल्कि ये मिट्टी और आग का खेल था, जिससे मेरे घर वाले बेखबर थे। लेकिन मुझे यह एतराफ़ करना पड़ेगा कि मेरी तमाम कामयाबियों के पीछे इसी का हाथ था। वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा था, यहाँ तक कि मेरी बड़ी बहन की शादी का दिन आ पहुँचा। मैंने इसको बताया कि मेरी बाजी की शादी है, कुछ दिनों के लिए हमें अपनी मुलाकातें ख़त्म करनी पड़ेंगी। वो मुझसे सख्त नाराज़ हो गई। इसने कहा, अगर तुमने ये हरकत की तो मैं तुम्हारी बाजी की शादी में रंग में भंग डाल दूँगी, फिर लोग तमाशा देखेंगे। मैं डर गया। मैंने इससे माफ़ी मांग ली और हमारी मुलाकात वैसे ही जारी रही। रात भर हम लोग सिर्फ मोहब्बत में डूबे रहते और दुनिया जहाँ की बातें करते, यहाँ तक कि मेरी बाजी की शादी का दिन आ पहुँचा। मैंने उन सबको बताया कि आज मेरी बाजी की शादी है। इसने कहा, मैं भी तुम्हारी बाजी की शादी में शिरकत करूँगी। मैंने कहा, यह नामुमकिन है। इसने कहा, यह तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। ना जाने क्या हुआ कि मेरी बाजी की शादी में एक वैरायटी प्रोग्राम रखा गया, जिसमें तमाम इस वक्त के बड़े फ़नकार शिरकत करते थे। हालांकि हमारा घराना बड़ा मजहबी था, ये ऐसा प्रोग्राम बहुत मायूब समझा जाता था, लेकिन ऐसा हो गया और किसी ने भी एतराज़ नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे वालिद ने भी नहीं किया, जबकि वो मजहबी जुनून की हद तक थे। बहरहाल शादी की रात में जो फ़नकार आए, इसमें नाइला भी शामिल थी। जब प्रोग्राम रात को शुरू हुआ और अनाउंसर ने ऐलान किया कि अब मोहतरमा नाइला साहिबा अपने फ़न का मुजाहरा करेंगी, तो मैं हैरत से इस मासूम सी लड़की को देखने लगा। इसने आँख के इशारे से मुझे आगे आने के लिए कहा। मैं आगे आकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। इसने माइक संभाला और एक बार फिर मधुर भरी आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। इस आवाज़ में इस कदर सहर था कि तमाम लोग इसकी आवाज़ में गुम हो गए और ख़ामोशी छा गई। और जब वो खामोश हुई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। प्रोग्राम के आखिर में नाइला ने माइक संभाला और कहा कि मेरे साथ दुल्हन के भाई सरफराज भी एक गाना आप लोगों को सुनाएंगे। मैं हैरान व परेशान हो गया कि मुझे तो गाना क्या बोलना भी सही नहीं आता था। इसने आँख के इशारे से मुझे तसल्ली दी और अपने कांपते हुए वजूद के साथ स्टेज पे आ गया। म्यूज़िक बजाने वालों ने जब म्यूज़िक शुरू किया तो मुझे लगा जैसे मेरे जान ही चली जाएगी। लेकिन पहले नाइला की मधुर भरी आवाज़, गीत के बोल थे, म्यूज़िक बज रहा था। इसने भी इशारा किया। मैंने वही बोल गाना शुरू किया। अगर मुझे तुम ना मिली तो मैं ये समझूंगा कि ज़िंदगी बसर ही ना हुई। मुझे ख़ुद भी हैरत हो रही थी कि मैं इतना अच्छा गा रहा था। प्रोग्राम के आखिर में मेरी भी बहुत तारीफ़ हुई और मेरी बहन रात देर के बाद अपने घर रुखसत हो गई। वक्त अपनी पूरी रफ्तार के साथ भाग रहा था। वक्त के बेरहम हाथों ने मेरे वालिदैन को भी मुझसे छीन लिया। मैं यूनिवर्सिटी से आला तालीम लेके फ़ारिग हो चुका था और गवर्नमेंट की नौकरी दिलाने में भी नाइला का बड़ा हाथ था। फिर मेरी पोस्टिंग कोयटा हो गई, जहां मुझे एक खूबसूरत सा घर अलॉट हो गया।
अब नाइला मेरे साथ ऐसे रहती थी जैसे कि मियाँ बीवी रहते हैं। हम दोनों ही बहुत खुश थे, मगर हमारे दरमियान कभी ज़्यादा ताल्लुक़ ना हुआ, मगर दुनिया वालों के सामने हम लोग मियाँ बीवी ही थे। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद मैं एक बहुत बड़ी उलझन में आ गया। मेरे दफ्तर में एक लड़की पोस्ट होकर आई जिसका नाम मेहर बानो था। निहायत खूबसूरत, तमीज़दार, सीरत और सूरत दोनों में यकजा। कुछ अरसे से मैं नोट कर रहा था कि वो मुझ में ख़ासी दिलचस्पी ले रही थी और इसकी कोशिश होती थी कि जब तक दफ्तर का टाइम हो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे करीब रहे। मैं भी एक इंसान था, गोश्त पोश से बना हुआ, जज्बात मेरे भी थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं मेहर बानो के करीब आते रहे और इस कदर करीब आ गए कि हम दोनों अलग अलग नहीं एक वजूद बन गए। इधर मैं नाइला की तरफ से फ़िक्रमंद था कि वो इस बात से बेखबर है या बाखबर का इजहार नहीं कर रही, हालांकि जिनज़ादी होने की वजह से वो हर बात से बाखबर थी। एक रात बहुत तूफ़ानी बारिश हो रही थी। नाइला बड़े गुस्से की हालत में मेरे पास आई और कहा, तुम क्या समझ रहे हो कि मुझे कुछ मालूम नहीं है? अगर तुमने मेरे साथ बेवफाई की तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। मैंने मासूम बन के कहा, कैसी बेवफाई, क्या हो गया है? मुझे सब पता है, तुम नादान ना बनो। फिर मजबूरी में मुझे एतराफ़ करना पड़ा कि बानो और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो गुस्से से पागल हो गई और मुझे अपने हाथों पे लेके इस तरह घुमा रही थी जैसे कि मैं कोई खिलौना था। फिर इसने मुझे बेड पे फेंक दिया। मेरे होश ठिकाने आ गए और फिर वो मेरे सामने आके बैठ गई और कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मेरी एक बात गौर से सुनो। वो चिल्लाई, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार कोई आवाज़ नहीं, नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। फिर वो खामोश होकर खला में घूरती रही। मैं एक शर्त पर तुमको इजाज़त देती हूँ कि बानो से तुम शादी कर सकते हो, मगर बानो की कोई औलाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपना प्यार ज़्यादा तकसीम नहीं कर सकती। मैंने वादा कर लिया। मैंने बानो के घर वालों की मर्ज़ी से बानो से निकाह कर लिया। अब बानो, मैं और नाइला एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन बानो बेचारी अब नाइला के हाथ की कठपुतली बनी हुई थी। जब नाइला का जी चाहता बानो को नींद की आगोश में इस तरह गर्क कर देती कि बानो दो दो दिन बेखबर सोती और जब बेदार होती तो चार दिन नींद से कोसों दूर रहती। इसी असना में मुझे बानो से मिलने का मौका मिल जाता। बानो भी ऐसी ज़रख़ेज़ औरत थी कि फ़ौरन ही हामला हो गई। बानो से मेरे 2 बच्चे हुए, मगर नाइला के बेरहम हाथों से वो मौत के मुंह में चले गए। नाइला ने मुझे पहले ही वार्निंग दी थी कि बानो बहुत उदास रहती है और जब कभी मैं इसके दिलजोई करता तो ना जाने कहाँ से नाइला आ टपकती और फिर बानो को नींद की आगोश में ले जाती। अब तो मुझे नाइला से खौफ आने लगा था। माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, बहन भाई परदेश में थे, कोई दोस्त सहबाब नहीं था। मैं किसी से अपने दिल की बात करता, इसीलिए मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे किसी आलिम से मिलकर नाइला का काम तमाम करना चाहिए। इस ज़माने में आमिल सैयद दिलबर ज़ैदी की बहुत धूम मची हुई थी, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं आमिल साहब से मिलूँगा। मगर ना जाने मेरे ख़यालात का नाइला को कैसे पता चल जाता था। एक दिन नाइला मेरे पास आई और बहुत गुस्से में थी। इसने कहा, जो तुम सोच रहे हो वो मुमकिन नहीं। कोई भी आमिल दिलबर ज़ैदी वग़ैरह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आइंदा तुमने ये बात सोची या इस पर अमल करने की कोशिश की तो मैं बानो को इबरत का निशान बना दूंगी। चूँकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और शदीद मोहब्बत करती हूँ, वरना तुम्हारी गर्दन काट कर लाश दरख्त पे लटका देती। मैं इस कदर खौफज़दा हो गया कि नाइला के हाथों अपनी मौत का तसव्वुर करके मुझे झुरझुरी सी आ गई। मैंने इसके आगे हाथ जोड़ दिया और माफ़ी मांग ली। अब रोज़ और शब वैसे ही गुजरने लगे, मगर बानो की उदासी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो ना जिंदों में थी ना मुर्दा में। इसके 2 बच्चों की मौत ने इसे बहुत अफसुदा कर दिया था। मैंने इस सिलसिले में नाइला से बात करना ज़रूरी समझा और एक दिन जबकि नाइला बहुत मूड में थी और खुश भी थी, मैंने इससे कहा, बानो बहुत गमज़दा रहती है, थोड़ी सी खुशी इसको भी दे दो। अब तुम इसको कम से कम एक औलाद ही की खुशी दे दो। ये सुन के नाइला का मूड ऑफ हो गया और इसने कहा कि ये क्या कम है कि मैंने बानो को तुम्हारी ज़िंदगी में
रहने दिया है। अगर तुम इस नियत से इसके पास गए तो तुम से हम साथ रहोगे तो मैं कोई कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगी। मैं खामोश हो गया, लेकिन मैं बानो को कुछ देखना चाहता हूँ। मैंने डरते डरते नाइला से शिकवा किया। इसने कहा, तुम बानो को सैरो तफरी के लिए ले जा सकते हो, मगर तफरी की हद तक। तुम इसको समंदर के किनारे ले जाओ या हॉक्स बे, क्लिफ्टन वगैरह होटल में खाना खिलाओ, मगर रात को इससे दूर रहो या मैं दूर कर दूंगी। मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था जैसे कि मैं कोई कमज़ोर शिकार हूँ और शिकारी के जाल में फंस चुका था, और अब मुझे बानो की फ़िक्र पड़ी थी। इस तमाम बातों में इस बेचारी का तो कोई दखल अमल नहीं था। बेकार में वो एक बावफा बीवी होने के बावजूद मुझसे दूर थी। फिर मैंने सोचा कि मैं कुरान पाक से मदद लेता हूँ और अल्लाह के हुजूर अपनी फ़रियाद करता हूँ। इस नियत से मैं उठा, वज़ू किया, चारों तरफ का जायज़ा लिया। पूरे घर में बहुत खामोशी थी। नाइला भी नज़र नहीं आ रही थी और बानो अपने कमरे में बेखबर सो रही थी। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। मैंने सबसे पहले 2 रकत नमाज अदा की। मुझे ऐसा महसूस हुआ नमाज के दरमियान कोई बहुत सख्ती के साथ मेरे कंधे पे आकर बैठ गया हो। नमाज अधूरी ही रही। क्यों ना मैं रुकू में जा सकता था, ना ही सजदा कर सकता था। जब मैं नमाज छोड़कर कुर्सी पे बैठ गया तो फिर सुकून मिला। मैं जब कुरान उठाने के लिए उठा तो बंद कमरे में हवा का एक ऐसा शदीद सर झोंका आया कि मई के महीने में मैं थर-थर काँपने लगा। मैं दोबारा अपनी जगह पर आ गया। अचानक नाइला मेरे पीछे आगे खड़ी हुई और कहा, ये सब अहमकाना हरकतें बंद कर दो। तुम क्या समझते हो मुझे तुम्हारे ख़यालात का पता नहीं होता? मेरा ऑफिस वाहिद जगह थी जहाँ मैं सुकून से सोच सकता था, इसलिए नाइला को मैंने टाल दिया और प्यार मोहब्बत की बात करके इसको बड़ी मुश्किल से टाला। बानो की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने इससे कहा कि कुछ दिनों के लिए तुम अपने घर चली जाओ और हाँ और वहाँ पर आराम कर लो, क्योंकि यहाँ पर तुम बेआराम रहती हो और मेरे दफ्तर के बाद तुमको टाइम दे पाता हूँ। इसने कहा, ना जाने मुझे क्या हो गया है। मुझे नींद बहुत आती है और ना मुझे आपकी ख़बर होती है और ना किसी बात की। ना जाने ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा कि कमज़ोरी और थकावट की वजह से ये हाल हो रहा है। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं डॉक्टर से टाइम लेता हूँ। वो खामोश हो गई और अपने कमरे में चली गई। सरसा में नाइला फिर मेरे पास आई और मुझे बहुत दुख होता है और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब तुम बानों से हम कलाम होते हो। मैं अपनी मोहब्बत तकसीम नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें पहले भी ये बात बताई थी। देखो नाइला, मैं एक इंसान हूँ और तुम जिनज़ादी हो। तुम ही बताओ मैं बानों के बग़ैर कैसे रह सकता हूँ। मेरे भी कुछ तकाज़े हैं वो तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। मैं कोई फ़रिश्ता तो नहीं हूँ। मैंने इसको समझाने की कोशिश की। इसने बड़े मायने ख़ेज़ अंदाज से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, क्या ये अच्छा ना हो कि मैं तुमको इस बात से ही महरूम कर दूं? मैं इसका मतलब अच्छी तरह समझ गया था, मगर मैंने मासूम बन के पूछा, तुम्हारा क्या मतलब? क्या मैं कुछ समझ नहीं पाया। मुस्कुराने लगी और कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि इस मौजू पे फिर बात होगी। ये कह के वो गायब हो गई और मैं अजीब सी उलझन का शिकार हो गया। वक्त बेरहमी के साथ गुजर रहा था। बानो रोज़ बरोज़ मुझसे दूर होती जा रही थी। इसको ये शक था कि मैं किसी और औरत के चक्कर में हूँ और इसके दिल में ये वहम पड़ गया था कि शायद मैं इसको नींद की गोलियाँ देता हूँ, इसलिए वो सोती रहती है। दूसरी तरफ नाइला मेरे लिए सुहाने रूह बनी हुई थी। मुझे ऐसे भंवर में फंस चुका था कि इस भंवर से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। नाइला कभी कभी इस कदर जज्बाती हो जाती कि मुझे ऐसा लगता कि वो मेरी भी जान ले लेगी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था या अल्लाह मेरी मदद करना चाहता था। एक दिन मैं मार्केट से गुज़र रहा था कि मैंने एक आयतल कुर्सी का फ्रेम ख़रीद लिया और मैंने अपने घर के बैरूनी दरवाज़े पे इस फ्रेम को लटका दिया। मेरे जहन में कोई बात भी नहीं थी, बस अल्लाह का कलाम था। खूबसूरत फ्रेम था, लेकिन नाइला के लिए वो ऐसा ताला लग चुका था जिसको खोलना इसके लिए बहुत नामुमकिन हो चुका था। मैंने महसूस किया कि अब नाइला को मेरे पास आने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है और इस बात
की नायला ने भी गिला किया कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आने से खुद ब खुद घबराने लगी हूँ। इसकी क्या वजह है? वैसे ही जिनों का पूरा कुंबा मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मैं तुमको छोड़ूं। ख़ास तौर पे मेरे दादा का बहुत इसरार है कि तुम एक मुसलमान शख्स की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो, जो हमारे कुंबे को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मैंने दूसरी तरकीब ये की कि मैंने चारों कुल घर के चारों तरफ बाकायदा प्रिंट करवा लिया। एक माह गुजर गया, नायला मेरे पास नहीं आई। यहाँ तक कि मुझे यकीन हो गया कि अब नायला नहीं आएगी, इसलिए मैं बानो के करीब होना शुरू हो गया और इसको अपने एतमाद में लेके हम दोनों फिर मियाँ बीवी की तरह रहने लगे और बानो भी काफ़ी हद तक मुतमईन हो गई। लेकिन एक रात काफ़ी गुजरने के बाद तकरीबन सुबह होने के करीब थी कि नायला मेरे पास मेरे बेडरूम में आ गई। वो बहुत घबराई हुई थी और इसकी रंगत काफ़ी बदली हुई थी। वो बहुत खूबसूरत और गोरी थी, मगर आज वो सांवली और चेहरे से उदास थी और इसके चेहरे की झुर्रियाँ साफ नज़र आ रही थी। इसने कहा, आज मेरे तुमसे आखिरी मुलाकात है। मेरे ख़ानदान वाले बहुत नाराज़ हैं और तुमने भी चारों तरफ से मेरे लिए आग का दरिया बना दिया है। तुम्हारे खुदाई कलाम की वजह से मैं जलने लगती हूँ, मेरे बदन में आग लग जाती है, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत है और मैं हमेशा तुमको याद रखूँगी। जानते वक्त मैं तुमको एक बात बता दूँ कि आज मैं अपने दादा से इजाज़त लेके आई हूँ। मैं नज़रें नीचे किए हुए इसकी बात सुन रहा था। मैंने दादा से कहा है कि आज मैं तुमसे आखिरी मुलाकात करके आऊँगी। तुम आखिरी मर्तबा मेरी तरफ प्यार से देख लो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। मैंने नज़रें उठा के इसकी तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ऐसा काँप रहा था जैसे सख्त सर्दी हो और मैं बेलिबास सर्दी की शिद्दत में खड़ा हूँ। मेरे सामने एक निहायत भयानक शक्ल की बुढ़िया खड़ी थी, जिसके बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे और काला भयानक चेहरा मेरे सामने था। फिर मैं अपने हवास खो बैठा और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बेडरूम में बानो के साथ था और नायला जा चुकी थी। बकौल इसकी उम्र 200 साल थी। फिर कभी नायला लौट कर नहीं आई और मैं और बानो अब एक दूसरे के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे 2 बच्चे भी हो चुके हैं, जिनकी तालीम व तरबियत में हम लोग मसरूफ़ थे। लेकिन तमाम बातों के बावजूद कभी कभी मुझे महसूस होता है जैसे नायला कहीं ना कहीं मेरे पास है, कभी साई की शक्ल में, कभी बानों के अंदाज में। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अब वो बात नहीं रही। आज इस बात को काफ़ी अरसा गुजर चुका है। मेरा बेटा अमेरिका में एक बड़ी फर्म में मुलाजिम है। मेरी बेटी जर्मनी में अपने मियाँ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है। मैंने बानो को तमाम सच्चाई से आगाह कर दिया था। अब हम दोनों उम्र के हिस्से में थे जहां मौत पूरी ताकत के साथ हम लोगों का ताक़ुब कर रही थी और बानो जब मूड में होती तो कहती, देखो ना, नायला तो नहीं आ गई। फिर हम दोनों हंस पड़ते। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। आपकी दुआओं की तलबगार। हाय 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 हाय।